पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पेशी के दौरान कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद से पाकिस्तान में घमासान मच गया है। इमरान के गले कैसे लटकती गई गिरफ्तारी की तलवार, देखिए इस रिपोर्ट में। तारीख 9 मई दोपहर करीब 3 बजे का वक्त और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी रेंजर्स ने इमरान खान को तब अरेस्ट किया जब वे 2 मुकदमे में सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में पहुंचे थे। इमरान की गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद में हंगामा मच गया। राजधानी में धारा 144 लागू कर दी गई। इमरान को आखिर गिरफ्तार क्यों किया गया, ये पूरी कहानी आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। पाक रेंजर्स से घिरे इमरान और खान को धकियाते हुए ले जाते सिपाही। ये भी देखिए आखिर कैसे इमरान तक रेंजर्स पहुंच सके और कैसे गिरफ्तार किया गया। बड़ी संख्या में रेंजर्स, गिरफ्तारी की पूरी तैयारी, शीशा तोड़ा और कोर्ट रूम में घुसकर इमरान को धर दबोचा। इधर इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई ने आरोप लगाया है कि इमरान को पीटा गया, उनके पैर तोड़ने की कोशिश की गई। पार्टी ने खून से लथपथ इमरान के वकील का वीडियो भी पोस्ट किया है। क्यों गिरफ्तार हुए इमरान? अल कादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी। ये एक यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामला है। यूनिवर्सिटी में इमरान और उनकी पत्नी 2 ही ट्रस्टी। पीएम रहते इमरान ने यूनिवर्सिटी को दी थी जमीन। गैर कानूनी तरीके से करोड़ों की जमीन का आवंटन। इमरान और उनकी पत्नी ने व्यापारी को दी थी धमकी। मलिक रियाज को गिरफ्तारी का डर दिखाकर जमीन हड़पने का आरोप। ये तो मामले हैं भ्रष्टाचार के। सत्ता गंवाने के बाद इमरान के मुखर बोल उनके गले तक गिरफ्तारी की तलवार पहुंचा रहे थे। फौज से दुश्मनी भी महंगी पड़ी। इमरान ने इंटेलिजेंस अफसर फैजल नजीर पर हत्या का आरोप लगाया। आईएसआई चीफ फैज हमीद के ट्रांसफर के मुद्दे पर आर्मी चीफ जनरल बाजवा से विवाद। इमरान ने बाजवा को गद्दार तक कह दिया। विवाद के बाद फौज ने शहबाज शरीफ से नजदीकियां बढ़ाई। फौज ने इमरान को सत्ता दिलाई, फिर पिछले साल अप्रैल में गिरा दी। कई मोर्चे पर दुनिया में अलग थलग पड़े पाकिस्तान के सामने अब नया राजनीतिक संकट खड़ा हुआ है। जाहिर है इमरान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थक चुप नहीं बैठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब समझिए इमरान की गिरफ्तारी की पूरी कहानी। पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने आईएसआई मुख्यालय पर हमला कर दिया है। आईएसआई के मुख्यालय के बाहर फायरिंग हुई। इधर रेडियो पाकिस्तान के दफ्तर पर भी पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर सामने हैं। कार्यकर्ताओं ने दफ्तर को आग लगा दी। इसका भी फाइल लगा, वो देखो। इस टाइम हम खड़े हैं आईएसआई हेडक्वार्टर के बाहर, हमजा कैंप के बाहर, पिंडी मरी रोड पे। और यहाँ पे आर्मी ने जो है पुरअमन मुजाहिदीन पे, आम नौजवानों पे, यूथ पे स्टेट फायरिंग शुरू कर दी है। हमारे 2 नौजवानों को इस टाइम गोलियां लगी हैं। जो फायरिंग की आवाज़ आ रही है, जहाँ पे हमें गोलियां मारी जा रही हैं। आपको फायरिंग वीडियो में आवाज़ आई है। स्टेट फायरिंग ये कर रहे हैं और फायरिंग करके यहाँ पे 2 हमारे लड़के जख्मी हुए हैं। और हम फिर भी कहते हैं कि इंशाअल्लाह जवानियां लुटाएंगे, खान को लाएंगे। और इस बीच बड़ी खबर पाकिस्तान से आई। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। पेशावर
में रेडियो स्टेशन में आग लगाई गई है, जिसकी तस्वीर अब से कुछ देर पहले हमने आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखाई। पूरे पाकिस्तान में आपको बता दें कि मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। बेकाबू भीड़ पर सेना ने फायरिंग भी की है। इस्लामाबाद में कई पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए हैं और साथ ही साथ कानून का उल्लंघन करने वाले 43 लोग अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी खबर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद बदलते हुए घटनाक्रम से जुड़ी हुई। इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। पेशावर में रेडियो स्टेशन में आग लगाई गई और पूरे पाकिस्तान में आपको बता दें कि मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया है। उधर बेकाबू भीड़ पर सेना ने फायरिंग भी की है और कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। इस हालत के बीच आपको बता दें कि कानून का उल्लंघन करने वाले अब तक 43 लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पाकिस्तान में गिरफ्तारी के बाद हालात बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कई जगह पर बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं और जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब तक कानून तोड़ने वाले 43 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़कों पर कार्यकर्ता उतर रहे हैं। पीटीआई के समर्थक कई जगहों पर आगजनी करते हुए देखे गए, तो कहीं पर तोड़फोड़ की। उधर इस हवाले से कई तरह के ऐलानात भी किए गए हैं कि जो भी इस पूरे हालात को खराब करने में मुलव्विस होगा, शामिल होगा, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अब तक कानून का उल्लंघन करने वाले 43 लोग गिरफ्तार किए गए। बड़ी खबर आपको पाकिस्तान में तेजी से बदलते हुए घटनाक्रम को लेकर दे रहे हैं। पाकिस्तान के हालात गंभीर हैं। इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। इसी के साथ आपको बताते हुए चले कि आज दोपहर तकरीबन 3 बजे इमरान खान जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेशी के दौरान पहुंचे थे, तोशाखाना मामले में पेशी थी, लेकिन इनकी गिरफ्तारी आपको बता दें अल कादिर ट्रस्ट के मामले में हुई। और गिरफ्तारी से पहले ही इमरान खान ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा था कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे जब तक ये वीडियो आप तमाम को मिलेगी, और वैसा ही कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दिया। अब समर्थक इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सड़कों पर हैं और हिंसक रूप इख्तियार कर रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर पाकिस्तान के हवाले से ही है। पाकिस्तान में बवाल पर भारतीय रक्षा बल की पैनी नजर है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान में जो इस वक्त घमासान मचा हुआ है, इस पर भारतीय रक्षा बल की पैनी नजर बनी हुई है। हर गतिविधियों पर भारत की नजर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी कड़ी निगरानी कर दी गई है। सुरक्षा बलों द्वारा ये निगरानी कड़ी रखी जा रही है। तो पाकिस्तान में इस बवाल को देखते हुए हिंदुस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही है। सरहदी इलाकों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आपको बता दें कि चौकसी बढ़ा दी गई है। हर गतिविधियों पर जहां भारत अपनी पैरी नजर रखे हुए हैं, तो वहीं किसी तरह की सूरत हाल पैदा ना हो, इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कड़ी निगरानी भारत ने बढ़ाई है, हिंदुस्तान ने बढ़ा दी है। तो पाकिस्तान में जहां हालात बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बेकाबू होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं इस हालत पर पैनी नजर भारतीय रक्षा बल की बनी हुई है। हर गतिविधियों पर भारत नजर बनाए हुए है, करीब से नजर बनाए हुए है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी चौकसी और निगरानी को बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा बलों द्वारा, सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा ये निगरानी की जा रही है। तो इमरान खान की गिरफ्तारी पर लंदन में भी पीटीआई समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान उच्चायोग लंदन के बाहर समर्थकों ने नारेबाजी की। उन्होंने इमरान खान को रिहा करने की मांग की। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लंदन में पीटीआई समर्थक हैं जो कि ताली बजाते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। ये
अगर इलाके की बात करें तो पाकिस्तानी उच्चायोग लंदन के बाहर ये समर्थक इकट्ठा हुए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है, जहां एनआईए की छापेमारी जारी है। बडगाम, शोपियान और पुंछ में छापेमारी की जा रही है। कई स्थानों पर एजेंसी की ये छापेमारी की जा रही है। इससे जुड़ी तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल जो इलाके जहां पर एनआईए की छापेमारी जारी है वो है बडगाम, शोपियान और पुंछ। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से एजेंसी की जो छापेमारी है वो जारी है। और अब इसमें आज की ये खबर है कि बडगाम, शोपियान और पुंछ में भी एनआईए की ये छापेमारी की जा रही है। लगातार तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां एजेंसी की छापेमारी जारी है। किन इलाकों में की गई है, कहां पर ये छापेमारी की गई है, क्या कुछ इसकी तफसीलात हैं, उस पर भी नजर बनी हुई है। फिलहाल यही इत्तला आपको दे रहे हैं कि बडगाम, शोपियान और पुंछ में एनआईए की ये छापेमारी की जा रही है। और अब स्पीड न्यूज में आगे बढ़ेंगे। 11 मई से शुरू हो रहा है Y20 समारोह। कश्मीर कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का विवाद बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ सुनवाई 25 जुलाई के लिए टल गई है। नई नीति के आधार पर नौकरी या दाखिला न देने का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। इसी बीच जजों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब मामला कोर्ट में लंबित है तो बीजेपी नेता इस पर बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। जस्टिस के एम जोसेफ, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है, कर्नाटक मुस्लिम आरक्षण पर कोर्ट का आदेश है, तो इस मुद्दे पर कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। ये उचित नहीं है। कुछ पवित्रता बनाए रखने की कोर्ट ने कहा जरूरत है। मिशन 2024 की तैयारियों को लेकर विपक्षी एकता को मजबूत करने इन दिनों बिहार के सीएम नीतीश कुमार जोरों शोर से मिशन में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आज उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भुवनेश्वर जाकर मुलाकात की। लेकिन मुलाकात के बाद जब मीडिया के सामने देश के 2 बड़े राजनेता आए तो कहा राजनीति की कोई बात ही नहीं हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या विपक्षी एकता की रफ्तार धीमी हो गई है। पॉलिटिकल डिस्कशन है, हम लोग का तो पुराना रिश्ता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ 2024 की लड़ाई के लिए विपक्षी कुनबे को जी जान से जोड़ने की कोशिश में जुटे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को नीतीश ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भुवनेश्वर जाकर मुलाकात की। मीटिंग लंबी भी चली, लेकिन जब 2 सियासी दिग्गज मीडिया के सामने आए तो दोनों नेताओं ने कहा कि राजनीति की बात तो हुई नहीं, हमारे संबंध बेहतर हैं, बस मिलने आए थे। बात पुरी में बिहार भवन बनाने के लिए ओडिशा सरकार ने फ्री में जमीन दी, इसी पर हुई। सुन लीजिए दोनों की बातें। नहीं, पॉलिटिकल डिस्कशन है, हम लोग का तो पुराना रिश्ता है। आप सब पॉलिटिकल बात की चिंता मत करिए। हम लोगों का संबंध से इतना ज्यादा है कि पॉलिटिकल बात सोचने की जरूरत नहीं है। I want to repeat again, the land in Puri is being given free of cost to the Bihar government to build Bihar hospital. भुवनेश्वर में नीतीश के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री संजय झा भी साथ थे। बता दें कि 2024 की लड़ाई के लिए नीतीश कई नेताओं से मिल चुके हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, डी राजा, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अब नवीन पटनायक से भी मिले। वैसे 11 मई को मुंबई में उद्धव ठाकरे और शरद यादव से भी मिलने का नीतीश का कार्यक्रम। अब सवाल यही उठ रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ नीतीश की मुहिम आखिर कितनी सफल हो रही है।
क्योंकि आरजेडी ने ही अब तक खुलकर नीतीश को विपक्ष का नेता बताया है। कांग्रेस साथ की बात करती है, नीतीश के नेतृत्व पर खामोश है। अखिलेश और ममता का स्टैंड कांग्रेस के प्रति जगजाहिर है। वामपंथी पार्टियां ममता बनर्जी के खिलाफ रही हैं। नवीन पटनायक ने मुलाकात को राजनीति से अलग बताया और पटनायक कांग्रेस विरोधी सियासत भी करते रहे हैं। वैसे विपक्षी एकता की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए नीतीश कुमार बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिलने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर हिमाचल प्रदेश से है। शिमला के मेयर और डिप्टी मेयर का फैसला अब 15 तारीख के बाद होगा। नाम पर मंथन के लिए आज दिल्ली में पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सीएम सुक्खू से मुलाकात की। प्रतिभा सिंह सीएम से मिलने हिमाचल सदन पहुंची थी। दोनों नेता मेयर और डिप्टी मेयर के नाम पर आलाकमान से भी चर्चा कर रहे हैं। प्रतिभा सिंह ने यह भी कहा कि डिप्टी मेयर या मेयर में से एक पद महिला को मिलेगा। प्रतिभा सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। मेयर डिप्टी मेयर के नाम पर चयन होना है, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, किन मुद्दों पर बातचीत हुई? यही एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इशू था कि अभी हम कॉरपोरेशन जीत के आए हैं। लोगों ने बहुत बड़ा मैंडेट कांग्रेस के पक्ष में दिया है और हमें खुशी है कि इस बार 10 सालों के बाद हमने कांग्रेस की कॉरपोरेशन बनाई है। अब मेयर और डिप्टी मेयर लेकर हमने चर्चा करनी थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, उसके लिए मैंने इनसे टाइम लिया और उसके बारे में भी हमने बैठ के बातचीत की है। 15 या 16 तक हम दोबारा बैठेंगे और फिर नाम तय होंगे। तो एक बात यह कि जो 24 नाम है उनमें से 14 नाम महिलाओं ने जो जीत हासिल की है, तो माना जा रहा है कि एक सीट महिला को मिलनी चाहिए। वो मेयर को सीट होगी या डिप्टी मेयर वाली सीट होगी? देखते हैं, दैट इज येट टू बी डिसाइडेड कि मेयर या डिप्टी मेयर, पर एक सीट अवश्य महिला को मिलेगी। वहीं बात करें मैम, 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और तमाम राज्यों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है विधानसभा चुनाव में भी और नगर निगम चुनाव में भी। आपने काफी अच्छा चौंका देने वाला फैसला लिया, जनता ने लिया। अब आने वाले समय में किस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? कोई मतभेद, मनमुटाव आपस में? ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कोई मनमुटाव नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। हम लोग एक दूसरे की सहमति से, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेके ही आगे चलते हैं। आप जानते हैं हमने बाई इलेक्शन जीता हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद विधानसभा का इलेक्शन जीता, उसके बाद कॉरपोरेशन जीता। ये तभी संभव हो पाया जब हम आपस में कोऑर्डिनेट करके सहमति से आगे बढ़े। उसी तरह से अब ये जो 2024 के चुनाव आ रहे हैं उसमें भी हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे, आपस में बातचीत करके तय करेंगे कि किसको टिकट दिया जाए और किस तरीके से हमने आगे बढ़ना। आखिरी सवाल में, आपको नहीं लगता कि थोड़ी देरी हो रही है? तुरंत चयन हो जाना चाहिए डिप्टी मेयर और मेयर के पद का? नहीं, कोई देरी नहीं। अब कर्नाटका के इलेक्शन थे, माननीय मुख्यमंत्री वहाँ बिजी थे, अभी खड़गे जी भी वहाँ गए हुए हैं, तो जैसे ही आएंगे इस पे हम चर्चा करेंगे और जल्दी इसको तय करेंगे। बातचीत करने के लिए तो ये थे प्रतिभा सिंह, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कांगड़ा के पालमपुर के भगोटला में प्रस्तावित आईटी पार्क साइट का मुआयना किया। इस दौरान उनके साथ पालमपुर से विधायक आशीष बुटेल समेत उद्योग विभाग के निदेशक राकेश कुमार प्रजापति, डीएफओ पालमपुर और उद्योग विभाग के जिला अधिकारी समेत कई विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ 21 हेक्टेयर जमीन पर आईटी पार्क का निर्माण होना है, जिसके लिए बजट में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उद्योग मंत्री ने कहा कि आईटी पार्क यहीं बनेगा और उसमें कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी। कि हमने जो है कांगड़ा में जो है आईटी जो है वो आईटी सेंटर डेवलप करने हैं और विभाग ने जो है वो 3-4 जगह आइडेंटिफाई की हुई थी और आज हम देखने आए, ये वाली साइट देखने आए हैं। ये प्राइवेट लैंड है, गवर्नमेंट लैंड है और ये परफेक्ट जगह है आईटी सिटी को डेवलप करने के लिए। और आगे की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है इसको एक्वायर करने का और इसको डेवलप करने का, वो मैंने विभाग को निर्देश भी दिए हैं कि इसको जो है स्टार्ट करके जो शुरुआत करें और सरकार की अनुमति से हम इसको जो है। वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना को आज कई सौगातें दी हैं। चिंतपूर्णी पहुंचे डिप्टी सीएम ने श्री चिंतपूर्णी जी से दिल्ली के लिए वॉल्वो बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने यहां सामुदायिक सदन और मॉडर्न कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। श्री चिंतपूर्णी जी लाइब्रेरी और सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम का लोकार्पण भी किया। डिप्टी सीएम ने कहा चिंतपूर्णी मंदिर को भव्य बनाने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि मंदिरों के विकास के लिए धन की कमी नहीं होगी। देखिए, अभी तक तो व्यवस्था के हिसाब से हम सारे काम एक साथ नहीं करना चाहते हैं।
हम सबसे पहले मुखिया भवन को बनाना चाहते हैं। पहले हमारा जो मुखिया भवन जो है वो भव्यता और उसकी वैभवता को हम दे पाएंगे। उसके बाद सुविधाओं के लिए तो जो जनता कहेगी उसके मुताबिक कर लेंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी हम अगर 34-36 दुकानें हटेंगी तो उन सबको हम दुकानें देने के भी तो बंदोबस्त कर रहे हैं, एग्रीमेंट के मुताबिक, करार के मुताबिक हम काम करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि थोड़ा सा शुरुआत होती है, शुरुआत पे कुछ किंतु परंतु लगते हैं, लेकिन ये सारा तो हर तरफ से, ये ऐसा ही नहीं है कि हम सिर्फ चिंतपूर्णी की इस कैंपस को ही विकास करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जब हम मुबारकपुर से आते हैं, मुबारकपुर से यहाँ तक आते हैं और हम सारी सुविधाएं दें, जब जो इस तरफ से आते हैं उनकी सुविधाएं दें। भारत में सेम सेक्स मैरिज की कानूनी मान्यता पर बहस जारी है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और कोर्ट में इस पेचीदा मामले की सुनवाई भी हो रही है। लेकिन इस बीच धर्म गुरुओं ने सेम सेक्स मैरिज का विरोध शुरू कर दिया है। कवर्धा में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता के विरोध में तमाम दलीलें दी हैं। उनका कहना है कि अदालत को हमारी परंपरा में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वरना भारतीय संस्कृति मुश्किल स्थिति में फंस जाएगी। भारत में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता पर जारी बहस के बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इसका मुखर विरोध किया है। कवर्धा में शंकराचार्य ने कहा कि विवाह केवल शारीरिक संबंधों के लिए नहीं बल्कि संतान और वंश वृद्धि के लिए भी होता है। उन्होंने सवाल उठाया है कि समान लिंग के लोग शादी करेंगे तो संतान कैसे होगी? अगर बच्चों को गोद लेंगे तो कौन माँ होगा, कौन पिता होगा? उनका कहना है कि शास्त्रों के मुताबिक स्त्री पुरुष में विवाह होना चाहिए, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सावधानी से विचार करना चाहिए। शंकराचार्य ने यहाँ तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट को हमारी परंपरा में हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए, वरना भारतीय संस्कृति मुश्किल परिस्थितियों में फंस जाएगी। रति पुत्र फलाहदारा, हमारे यहाँ ये बताया गया है कि विवाह जो संबंध है वो केवल रति के लिए नहीं है, बल्कि उसके संतान की उत्पत्ति, वंश की वृद्धि, उसके लिए भी है। तो जब समान लिंग के लोग परस्पर विवाहित हो जाएंगे तो संतान कैसे उनको मिलेगी? संतान मिलेगी कहाँ से? और अगर वो गोद भी ले लेते हैं तो कौन माँ होगा, कौन पिता होगा? ऐसे बहुत सारे पेंच इसमें निकल करके आ जाते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार स्त्री और पुरुष में ही विवाह संबंध हो सकते हैं। इसलिए हम शास्त्र को मानने वाले लोग इसी पक्ष में हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में सावधान होना चाहिए और जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, जो चला आया है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अन्यथा भारतीय संस्कृति बहुत विषम परिस्थिति में पहुंच जाएगी। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट समेत अलग अलग अदालतों में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग को लेकर याचिकाएं दायर हुई थी। इन याचिकाओं में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के निर्देश जारी करने की मांग भी की गई थी। इस साल 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को एक कर अपने पास ट्रांसफर कर लिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 को डिक्रिमिनलाइज कर दिया था, यानी भारत में अब समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है। लेकिन अभी भारत में समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं मिली है। ऐसे में इन याचिकाओं में स्पेशल मैरिज एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट समेत विवाह से जुड़े कई कानूनी प्रावधानों को चुनौती देते हुए समलैंगिकों को विवाह की अनुमति देने की मांग की गई है। केंद्र की ओर से कहा गया है कि सरकार समलैंगिकों की समस्याओं पर पॉजिटिव तरीके से सोच रही है। सरकार कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों की कमेटी बनाने को भी तैयार है। इस समिति के समक्ष समलैंगिक लोगों की समस्याओं को रखा जा सकता है। हालांकि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के विरोध में सरकार के रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दूसरा एक बड़ा मुद्दा है समलैंगिक जोड़ों के बच्चों का। केंद्र ने अपने जवाब में से कहा कि चूंकि लिव इन जोड़े या समलैंगिक जोड़े किसी कानून से बंधे नहीं होते हैं, लिहाजा इन मामलों में सैरोगेसी से जन्मे बच्चे का भविष्य हमेशा सवालों के घेरे में रहेगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़ों के साथ साथ समलैंगिक जोड़ों को भी सैरोगेसी एक्ट के दायरे में लाने का विरोध किया है।
शंकराचार्य ने भी सवाल उठाया है कि समलैंगिक जोड़े अगर बच्चों को गोद लेते हैं तो उनका भविष्य क्या होगा। उधर कोर्ट में सरकार ने कहा है कि सरोगेसी एक्ट सिर्फ कानूनी मान्यता प्राप्त शादीशुदा पुरुष या स्त्री को ही अभिभावक के रूप में मान्यता देता है। ऐसे में समलैंगिक जोड़े के बच्चे अगर सरोगेसी से जन्म लेते हैं तो उनके लिए भविष्य में मुश्किलें पेश आ सकती हैं। बहरहाल अभी ये पूरा मसला कोर्ट के पास है और आगे क्या होता है ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते हैं न्यूज़ 18 GKLH। नमस्कार। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है, जहां NIA की छापेमारी जारी है। बडगाम, शोपियान और पुंछ में छापेमारी की जा रही है। कई स्थानों पर एजेंसी की ये छापेमारी की जा रही है। इससे जुड़ी तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल जो इलाके जहां पर NIA की छापेमारी जारी है वो है बडगाम, शोपियान और पुंछ। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से एजेंसी की जो छापेमारी है वो जारी है। और अब इसमें आज की ये खबर है कि बडगाम, शोपियान और पुंछ में भी NIA की ये छापेमारी की जा रही है। लगातार तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां एजेंसी की छापेमारी जारी है। किन इलाकों में की गई है, कहां पर ये छापेमारी की गई है, क्या कुछ इसकी तफसीलात हैं, उस पर भी नजर बनी हुई है। फिलहाल यही इत्तला आपको दे रहे हैं कि बडगाम, शोपियान और पुंछ में NIA की ये छापेमारी की जा रही है। और अब स्पीड न्यूज में आगे बढ़ेंगे। 11 मई से शुरू हो रहा है Y20 समारोह। कश्मीर विश्वविद्यालय